बक्सर स्थानीय प्राधिकार विधान परिषद उपचुनाव को लेकर के जो रिजल्ट आया उसके बाद से महागठबंधन खेमे में उत्साह है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जो एनडीए को प्रचंड जीत मिली उसके बाद से ये पहला मौका था जब महागठबंधन को खुशी जाहिर करने का मौका मिला। आरजेडी ने इस सीट को जदयू से छीन लिया। एआईएमआईएम राज्य में प्रमुख विपक्षी दलों की भूमिका में से एक है। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन है। इनसे जानते हैं कि इस जीत को उनकी पार्टी किस नजर से देखती है। आदिल, आपने देखा उपचुनाव हुए, एनडीए को हार मिली, जबकि वो सीट जदयू के लिए एकदम सेफ मानी जा रही थी। राधाचरण शाह लगातार जीत दर्ज करते हुए आ रहे थे। तो वहां उस जीत को आपकी पार्टी किस नजर से देखती है, क्योंकि आप इस बिहार विधानसभा में एक विपक्ष की भूमिका में है, आलोचना भी करते हैं और मुद्दों पर आप स्वागत भी करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी इस जीत को कैसे देख रही है? अच्छा है कि जनता को ये करना चाहिए। हम तो चाहते लगातार 2005 से लेकर 2025 तक 26 आ गया, भाजपा ही है, तो ये हारना चाहिए। अहंकार आ जाता है। लगातार देख रहे हैं मोदी जी की सरकार है, 14 जीते, 19 जीते, 24 जीते, तो देखिए तेल का दाम क्या है, कमर्शियल सिलेंडर, गैस सिलेंडर, हर कुछ का दाम बढ़ गया है। क्यों? अहंकार, सत्ता तो अहंकार लाता है। तो हार जरूरी है। सत्ता पक्ष को हारने का तमिलनाडु से सीखना चाहिए, केरल से सीखना चाहिए। हर 5 साल में बदलता है। बिहार में भी होना चाहिए था, लेकिन अफसोस, पता नहीं वो 10,000 का वो जो लिफाफा और मोदी जी का चिकना चुकड़ी बात और भाजपा की मक्कारी, नीतीश कुमार जी को आगे रखकर पीछे में अपना गेम करना, ये सब वजह रही जो भाजपा जीत गई। भाजपा में बस तो सम्राट जी के नाम पर या किसी के नाम, दिलीप जायसवाल जी के नाम पर, किसी के नाम पर, विजय कुमार सिन्हा जी के नाम पर भाजपा लड़के देख ले, 50 सीट नहीं लाएगा भाजपा। ये तो नीतीश कुमार जी का एहसान है, और नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ऐसा खराब हो गया जो ये परिस्थिति बन गई, और बिहार को धोखा से एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन चलिए, वो समाजवादी विचार के आदमी है, पूरा भाजपाई नहीं हुए हैं। भगवा झंडा, भगवा गमछा जरूर लगाते हैं, लेकिन उनको ब्रेक समाजवादी ही लोगों ने दिया था। ये बात तो सम्राट जी को एहसास होगी कि शकनी चौधरी जी ने भी 2014 में मोदी जी के बारे में क्या कहा था। इन्होंने खुद कहा था, फिर नीतीश जी को किसी तरह प्यार करके, पुचकार करके मनाया, क्योंकि इन दोनों तो कसम खाया था, पगड़ी बांधा था सम्राट जी ने कि मैं पगड़ी तब तक नहीं खोलूंगा, तब तक नहीं नीतीश जी को हटाऊंगा। लेकिन वक्त का चक्री इतना बड़ा है कि पैर छू के प्रणाम करना पड़ा, नीतीश जी के सामने भी बाल मुड़ाना पड़ा, और फिर नीतीश जी को मैनेज करके चीफ मिनिस्टर ही बने। यही राजनीति है। 10 सीटों पर बिहार विधानसभा की 10 सीटों पर बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। उसमें आपकी पार्टी की रणनीति क्या होगी? आपकी पार्टी किसके साथ मूव करेगी? हम तो भाजपा के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन हम लोग भी पिछले बार भी एमएलसी का चुनाव लड़े थे, हम लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा तो कोई वो नहीं है। देखेंगे, बात करेंगे, बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, अख्तरुज्जमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, एमआईएम की पूरी टीम बात करेगी, मशवरा करेगी, उसके बाद फैसला लेंगे। राज्यसभा चुनाव में जो देखने को मिला, राज्यसभा चुनाव में काफी कश्मकश वाली बात रही और लास्ट में ये खबर आई कि आपकी पार्टी जो है वो अब महागठबंधन को सपोर्ट करेगी। तो क्या महागठबंधन को सपोर्ट करने की गुंजाइश बनती है? देखिए, उस राज्यसभा चुनाव अलग था। बैरिस्टर असद ओवैसी साहब से, अख्तरुज्जमान साहब से, हमारे एमएलए से, तेजस्वी जी ने बात की थी, राजद के प्रमुख लोगों ने बात की थी, तो बैरिस्टर साहब ने भाजपा के खिलाफ, क्योंकि हम हैं ही हैं, और राजद को राजद के लोगों ने धोखा दिया, कांग्रेस के लोगों ने धोखा दिया, हमने तो खिलाफ में, भाजपा के खिलाफ वोट किया। हम तो बड़ी ईमानदारी से हमने पांचों वोट दिया। हमारी क्रेडिबिलिटी पे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है। अब उनको फैसला लेना है, लेकिन समझौता तो सम्मान से होगा। मुकेश सहनी जी और राजद और कांग्रेस वाला तो समझौता हो नहीं सकता है एमआईएम का। एमआईएम एक इंडिपेंडेंट आप पार्टी, बड़ा इशारा कर रहे हैं। एमआईएम एक इंडिपेंडेंट पार्टी, हम सम्मान से कभी समझौता नहीं कर सकते। हम बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन सम्मान से समझौता कभी नहीं कर सकते। बहुत तेज अटकलबाजी है कि बिहार विधान परिषद में आपकी पार्टी को एक सीट मिल सकती है, या यूं कहें तो आरजेडी के सहयोग से एक सीट मिल सकती है। आपकी पार्टी का एक नाम, जिसमें आपका भी नाम है, कई नाम है लेकिन उसमें आपका भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, चल रहा है। अटकलबाजी है, मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि एक नाम जिसमें आप भी प्रमुख हैं, आप विधान पार्षद बन सकते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसी कोई हमारी बात नहीं हुई है। हम उसूलों पे बात करते हैं। हमारा कोई
हिडन एजेंडा नहीं रहता है। जो भी होगा आपके सामने सबसे पहले आपको बताएंगे, मीडिया को बताएंगे। और एमआईएम सम्मान चाहती है, एमआईएम को और कुछ नहीं चाहिए। एमआईएम ये चाहती है कि एक सीट कम से नहीं, कम उसे मिलना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम तो राज्यसभा चाहते हैं थे। अख्तर उल इमान साहब ने, एमआईएम ने कुर्बानी दी। हमने तो ईमानदारी से चाहा कि राज्यसभा दो भाई। क्योंकि ये याद रखिए सुजीत साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट से, सीमांचल में एमआईएम से डायरेक्ट भाजपा को हराएगी एमआईएम, ये तय है। अब कोई नहीं रह सकता है। पूरी ताकत इन लोगों ने लगा ली। इमरान प्रतापगढ़ी कैंप कर लिए, इकरा बाजी कैंप कर लिए, अफजाल अंसारी कैंप कर लिए, अखिलेश जी कैंप कर लिए। लगता था विधानसभा चुनाव के वक्त कि एमआईएम के खिलाफ इन लोग चुनाव लड़ रहा है, इन लोग भाजपा के खिलाफ नहीं चुनाव लड़ रहा है। इन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चक्के। सीमांचल के अवाम का शुक्रिया, उस मिट्टी का कर्ज है, उस मिट्टी का एहसान है। उन्होंने हमें 5 सीट दिया। बहुत जगह नजदीक नजदीक से हम हारे, तो हम खुद हारे। सीमांचल में 200-300 वोट से हम हारे। हसनैन भाई हारे, कस्बा हारे, प्राणपुर हारे, अररिया हारे, इंशा मनिहारी सीट है हमारी, कदवा है, प्रांत बलरामपुर के अलावा आपका कोड़ा है, इंशाल्लाह ताला फारबिसगंज है। मजबूती से हम इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। बनबनकी हो, आपका धमदा हो, लड़ेगा एमआईएम इंशाल्लाह। लोकसभा भी लड़ेगा। आप चुनाव लड़ेंगे, निश्चित आपकी तैयारी भी होगी। मेरा सवाल वही है, क्या एआईएमआईएम, राज्यसभा तो नहीं मिला, बिहार विधान परिषद में अपना प्रेजेंटेशन चाहती है? क्यों नहीं चाहेगी? हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है। आपने सीपीआई माले को दिया, आपने संतोष मांझी जी को दिया था। ये आरजेडी का ना एहसान है संतोष मांझी जी को एमएलसी। पहली बार ब्रेक मांझी जी को एक एमएलए पर ये तो लालू जी की देन है। लालू जी ने राज्यसभा भी रामविलास जी को भेजा था। लालू जी ने तो दिया है। और राज्यसभा में आपने किसी गैर मुस्लिम भाई को दिया था, विधानसभा में तो, विधान परिषद में तो मुसलमान का हक। 18% मुसलमान बिहार में है। इतनी बड़ी आबादी आरजेडी मुसलमानों की बात करती है। नहीं, हम इशारा नहीं कर रहे, हम सच्चाई बोल रहे हैं। ये इशारा नहीं, खुल के बोल रहे हैं कि मुसलमानों को देना चाहिए ना। आपके एडी सिंह साहब को आपने राज्यसभा में रखा था, तो विधान परिषद में तो मुसलमान को देना चाहिए। मुसलमानों का हक है, आपको वोट दिया है। 25 सीट जहां भी आप जीते हैं आरजेडी में, उसमें 70% मुसलमानों का योगदान है। आप देख लीजिए, आलोक मेहता नहीं जीतते, इनका सरबजीत जी नहीं जीतते, इनका ओसामा भाई नहीं जीतता, इनका फैयाज साहब के बेटा आसिफ साहब नहीं जीतते, इनका फैसल मियाँ नहीं जीतते, इनका एक भी नाम तेजस्वी जी नहीं जीतते, एक भी ऐसा अनीता देवी जी नहीं जीतती। एक भी ऐसा नाम नहीं है जो मुसलमान अगर नहीं सहयोग करता तो ये नहीं जीतते हैं। एमआईएम अगर खड़ा कर देता तो नहीं होता। तो फैसला तो आरजेडी को लेना है। मुसलमानों को तो हिस्सेदारी देना पड़ेगा। हम टेकन फॉर ग्रांटेड न थे, न है, न रहने देंगे, ये एक तय है। इस कम्युनिटी को और सीमांचल को, उसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब आता है। सीमांचल के साथ इंसाफ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ इंसाफ, और एमआईएम को डिग्निटी मिलनी चाहिए। ये हमारा कमिटमेंट है और इसमें हम कभी समझौता नहीं कर सकते। आपके महागठबंधन की एक बहुत अच्छे घटक दल है और आपके बहुत नजदीकी माने जाते हैं आईआईपी। उनके विधायक और पार्टी सुप्रीमो आईपी गुप्ता का कहना है कि अगर एआईएमआईएम हमारे साथ रहती है तो हमें अच्छा लगेगा। आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं? एकदम वो समझदार है, सुलझावा आदमी। हम तो चाहते हैं वो लोकसभा लड़े। आईआईपी पान समाज का इतनी बड़ी आबादी है, वो लोकसभा लड़ना चाहिए। महागठबंधन को उनको लोकसभा देना चाहिए। वो आदमी डिजर्व करता है। वो विधानसभा में भी सबसे एक्टिव और प्रोग्रेसिव एमएलए उनका नाम दर्ज है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाने वाले एमएलए में नाम दर्ज है उनका। विपक्ष की बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाया था इस बार विधानसभा। अख्तर उल इमान साहब के बगल ही में बैठते हैं। सबसे ज्यादा 2 मुखर आवाज थी विपक्ष की, उसमें अख्तर उल इमान साहब थे और आईपी गुप्ता साहब थे। उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगा कि कोई थे, आप देख लीजिए। इसलिए आईपी गुप्ता साहब को तो मैं चाहता हूं कि लोकसभा वो लड़े। एमआईएम हमेशा उनके लिए, वो दारुसलाम आए थे, हमारे चीफ गेस्ट थे। और अभी इंशाल्लाह ताला जल्द बैरिस्टर से, ओवैसी साहब से उनकी मुलाकात भी होगी। बैरिस्टर साहब ने पान समाज का मुद्दा जो लोकसभा में उठाने का जो वचन दिया है, वो भी हम उठाने के तैयार है। अभी एक मीटिंग भी होगी और इंशाल्लाह ताला हम तो चाहते हैं कि आईपी गुप्ता साहब जैसी शख्सियत लोकसभा में जाए। आप तो चाहते हैं, आपने बता दिया है। वो चाह रहे हैं कि आप उस अम्ब्रेला में आए जिसे महागठबंधन कहते हैं। तो दारुसलाम में उन्होंने हैदराबाद में भी ये बात कही थी। हम तो चाहते हैं ना, तो आईपी गुप्ता साहब आए, पूर्णिया से चुनाव लड़े लोकसभा, अररिया से लड़े चुनाव, सीमांचल से लड़े। हम लोग उनको जिता के भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। एक बड़ी तादाद में पूर्णिया में आबादी है उनके समाज की, और वो जमीन के आदमी हैं। उनमें गुरूर, तकब्बुर, अहंकार नहीं। अखिलेश सिंह जी की तरह, शकील खान की तरह और दूसरे लोगों की तरह जमीन का आदमी है। तो जो आदमी जमीन का है उसको जनता जिताएगी। उन्होंने अपने बल पे दिखा दिया। प्रशांत किशोर जी की रैली फेल हो गई, उन्होंने पूरे बिहार में सबसे मजबूत रैली किया, जबकि सबसे कम संसाधन था, सबसे कम मीडिया कवरेज था, सबसे कम सुविधाएं थी। उस आदमी ने दिखा दिया, प्रूफ किया है।
उम्मीद है कि जितना सेकुलरिज्म पे वो मजबूती से बोलते हैं ये कंटिन्यू करेंगे। मुकेश सैनी जी की तरह डगरे का बैगन नहीं बनेंगे, कभी इधर लटक के कभी उधर लटक के। इसलिए देखिए जीरो पे अंडा पे खेल रहा है मुकेश सैनी। मुकेश सैनी जी को भी एक स्टैंड लेना चाहिए। सत्ता स्टैंड नहीं होता है, उसूल स्टैंड होता है। मुकेश सैनी जी की जो गत हुई है वो अपने करनी से हुई। आप पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी थे, वहाँ क्या ऐसा सिचुएशन रहा कि आपकी पार्टी को सफलता नहीं मिली, बीजेपी जीती, तो बीजेपी की जीत को आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए, हम लोग ने कोशिश की, हम लोग तो अभी पहली बार कोशिश किया, चुनाव लड़ा, एक जगह थर्ड पोजीशन पे रहे, क्योंकि टीएमसी की जो गुंडागर्दी थी, बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परमिशन 20 किलोमीटर दूर मिलता था। 3-3 4-4 सभाएं उनकी कैंसिल हुई, परमिशन नहीं दिया गया। और हमारे कैंडिडेट को, बूथ एजेंट को, काउंटिंग एजेंट को ऐसा धमकाता था, लगता है गुंडा राज चल रहा है। ये तो मैं इलेक्शन कमिश्नर के जो आईएएस ऑब्जर्वर है उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार उनसे संपर्क में मैं रहता था। उसके चलते कैंडिडेट को सिक्योरिटी मिली, उसके चलते परमिशन मिल पाया। बैरिस्टर साहब बंगाल आकर 2 दिन प्रचार नहीं कर पाए, लास्ट मोमेंट पे इनका जो पुलिस ऑफिसर, इनका जो जिम्मेदार पदाधिकारी था, उसने कैंसिल कर दिया। लगातार हम मेरी बात हो रही थी, लगातार कैंडिडेट की बात हो रही थी, कम से कम सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक 25 बार बात हुई थी, लेकिन हमारा प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, बोलता है सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। और योगी आदित्यनाथ बगल में आए थे, उनको सुरक्षा मिला था। अभिषेक बनर्जी आए थे, उनको सुरक्षा मिला था। लेकिन क्योंकि जानते हैं कि एक मुसलमानों की और मजलूमों की एक आवाज है बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब, और बंगाल में 30% आबादी है मुसलमानों की, और मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी आजादी के बाद सबसे ज्यादा बंगाल में हुआ है। सच्चर कमीशन का रिपोर्ट जबर जेर एक एक चीज दर्शा देता है। पहले लेफ्ट की सरकार में शोषण हुआ, 15 साल ममता जी ने सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, कभी मिष्टी दही बोला, कभी जर्सी गाय बोला, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया। अब देखिए, हारने के बाद पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें किसी मुसलमान को बैठाया। उससे पहले तो वो अकेले, वो और अभिषेक बैठते थे। उनको तो लगता था कि ये जो सूरज है वो कभी डूबेगा नहीं, तो इनको पता ही नहीं है कि बरतानिया सरकार का सूरज डूब गया। तो ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी की मुंह बोली बहन है, गुजरात जल रहा था 2003 में, ममता जी मोदी जी के लिए प्रचार करने गई थी, उन्होंने मुंह से बोला आरएसएस अच्छा है, अटल अडवाणी जी अच्छे हैं, वो वाले भाजपा अच्छा थी। तो जनता का जो फैसला है। लेकिन उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि वो कांग्रेस से लड़े थे, कांग्रेस में थे, फिर तृणमूल में आए, तो जो भाजपाई मूल रूप से नहीं है, जरूर जहर उगलना थोड़ा भाजपा का गिरिराज सिंह और के साथ सीख गया हूं, लेकिन मूल रूप से वो भाजपाई नहीं है। भाजपा का तो कोई चेहरा ही नहीं है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भाड़ा का, आसाम में भाड़ा का, बंगाल में भाड़ा का, इनके पास अपना कोई चेहरा नहीं है। हाँ, बिहार में भाड़ा के, उसके बाद क्या कहते हैं आप, जहां जहां कहीं पार्टी तोड़ेंगे, महाराष्ट्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाड़ा के, इनके पास अपना कोई जो प्रोडक्ट इनका नहीं है। आपने ये बात कही तो ममता बनर्जी के ऊपर तो आपने काफी अटैकिंग अपने बातें कही, तो यानी जो व्यवस्था वहां पे थी सुरक्षा की या वोटिंग को लेकर के, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, उसमें धमकी बहुत मिली, और मैं पोस्ट पोल वायलेंस ना हो, अभी भी बहुत लोगों पे, मुसलमानों का घर बुलडोजर से जलाया जा रहा है, मुसलमानों को जबरदस्ती जेएसआर का नारा लगाया जा रहा है। मैं शुभेंदु अधिकारी जी, याद रखिए, सीखिए अपने से पहले। ममता बनर्जी, 10 साल पहले मैंने राजदीप सरदेसाई जी का एक इंटरव्यू सुना, उसमें पता चला 2016 में जब आप 14 के बाद लोकसभा जीत के गए थे, ममता बनर्जी जी दिल्ली आई थी और आप सेंट्रल हॉल में चाय बांट रहे थे। तो याद रखिए, सत्ता बदलती है। आप चाय बांट रहे थे क्योंकि एमपी थे, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, नेचुरल है, आप एक हॉस्पिटैलिटी कीजिएगा, तो 10 साल में आपने हरा दिया। याद रखिए, आप भी हार जाइएगा। याद रखिए, बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर की सरजमी है, सुभाष चंद्र बोस की सरजमी है। बंगाल अलग है। आप बंगाल को ये मत सोचिएगा अहंकार से, मोदी और अमित शाह का अहंकार से आप जितवाइएगा। बंगाल में 30% मुसलमानों की आबादी है, 15% दलितों की, 15% से ऊपर आबादी है, 10% से ऊपर आदिवासी भाइयों की आबादी। इस बिरादरी को आप नाखुश नहीं कर सकते, इस बिरादरी के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल में कल कारखाने और हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर और एम्स खोलना पड़ेगा। आपको हाई कोर्ट का बेंच नॉर्थ बंगाल में खोलना पड़ेगा। वहां के बीड़ी वर्कर, वहां के चायपत्ती वर्कर को मुआवजा और वेजेस देना पड़ेगा। पानी में आयरन आर्सेनिक को दूर करना पड़ेगा। आपने जो कमिटमेंट किया जनता से, और अब आप मुख्यमंत्री हो गए, अब जहर उगलना बंद कीजिए। अब मुख्यमंत्री संविधान का शपथ लेता है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। अब वो ड्रामा खत्म कीजिए जो आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। और नंदीग्राम में आप जब पहली बार जीते थे तो मुसलमानों ने जीताया था। आपके पिताजी मंत्री थे यूपीए में, आपका भाई एमपी था, उसको मुसलमानों ने दिया था। तो एहसान फरामोश मत बनिए।
जिसका नमक खाए हैं उसका वफादारी कीजिए। जरूर मोदी जी को खुश करने के लिए, अमित शाह जी को खुश करने के लिए गिरिराज जी के साथ थोड़ा सा चाय वाय पियोगे तो असर आ गया होगा, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। इस देश की आजादी में सबसे अहम रोल रहा है तो मुसलमानों का रहा, और सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उस पनडुब्बी में, सबमरीन में अगर कोई था तो वो हैदराबाद का मुसलमान था, इस्माइल साहब थे, उस स्वतंत्रता सेनानी थी, ये याद रखना पड़ेगा। मैं वापस अभी फिर आऊंगा बिहार के सवाल पे। क्या आपकी पार्टी भी बिहार विधान परिषद उप चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी, तैयारी करेगी? एकदम कोशिश करेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, हम कोई एनजीओ थोड़ी हैं। विधान परिषद हो, मुखिया हो, समिति हो, हम बंगाल में मैंने सदर साहब से अहद किया है 100 सीट जिता के रहेंगे, कॉरपोरेशन हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, समिति हो, क्योंकि वहां पार्टी लेवल पे होता है। हम यहाँ भी सम्राट चौधरी जी से मांग करते हैं, है हिम्मत तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सम्राट जी में दम कितना है दिखा दे, दल पर चुनाव करा दे, पंचायती चुनाव। यानी कि जो आपने कहा कि आप बिहार विधान परिषद में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी कि आप स्क्रीनिंग भी चल रही होगी फिर? एकदम, हम लोग भाई, हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, हम लोग थोड़ी कोई बिल्डर हैं या कि बैठ के पार्ट टाइम जाके कॉन्ट्रैक्टर हैं कि रोड भी बना रहे हैं, बिल्डिंग भी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, टोटल पॉलिटिक्स करते हैं। और एमआईएम चुनाव लड़ेगी, हम तो आपको बोल रहे हैं, ये मुद्दा सम्राट जी से पूछिए, है हिम्मत भाजपा में, है हिम्मत नए माननीय मुख्यमंत्री में, तो दल पे चुनाव करा दे। बिहार का पंचायती राज, पूरे बिहार के 38 जिला में एमआईएम जीतेगी, ये मेरा चैलेंज है। पूरे बिहार के 38 जिला में, 101 अनुमंडल में, 534 ब्लॉक में एमआईएम खाता खोलेगी इंशाअल्लाह ताला। ये थे हमारे साथ आपका एक इम्पोर्टेंट मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का, मुख्यमंत्री जी को बोलिए, कल भी जो मॉक ड्रिल हुआ उसमें एक आदमी को मार दिया गया। आप मुख्यमंत्री जी को बोलिए कि ट्विटर जो है, डीएम एसपी का जो ट्विटर है वो कम से कम चले, कोई टैग करता है जवाब दे। अब नीतीश जी वाला मुख्यमंत्री नहीं बने, नालंदा के मुख्यमंत्री नहीं रहे, पटना के मुख्यमंत्री नहीं रहे, सीमांचल का दौरा करें, वहां की बाढ़ की तबाही को देखे, विक्रमशिला पुल है उसको मुख्यमंत्री जी देखे कम से कम। अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब तो अमित शाह जी को फोन करें, आप तो अमित शाह के आदमी हैं, अब तो फोन करके उस ब्रिज को चालू कराएं, लाखों लोग को परेशानी हो रही है। अब तो बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाएं, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाएं, और उसके बाद आप जाकर देखें बाढ़ उससे अभी जो बारिश, मूसलाधार बारिश हुई है सीमांचल में, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में मकई की खेती हुई, तबाह हो गई, उसको कंपनसेशन दे। ये आदिल, एक सवाल मैं आपसे और उसका जवाब लेना चाहूंगा। किशनगंज में सीआरपीएफ की स्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा अहम स्टेप उठाया गया है, उसके बारे में क्या अच्छी कहना बात है भाई, हमको क्या दिक्कत है। जब देश को आजादी में हम दायां करवट लेते तो बांग्लादेश चले जाते, ईस्ट पाकिस्तान चला जाते, हम खड़े थे जो पाकिस्तान में नहीं गए। अरे आप सीआरपीएफ लाइए, रैफ लाइए, बीएसएफ लाइए, एसएसबी लाइए। सबसे ज्यादा अगर किसी ने किशनगंज शहर में, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कोई शहरी क्षेत्र अगर जमीन दिया है तो खगड़ा में मुसलमानों ने दिया अपनी जमीन, वहां पे बीएसएफ कैंप है। सबसे ज्यादा पूरे भारत में, बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी के लोगों ने दिया, एकदम सस्ती दर में, सरकार का वो कंपनसेशन भी नहीं मिला, वो हमने जमीन दिया। क्यों दिक्कत है, सीआरपीएफ है। लेकिन हाँ, अभी जो एक कोचा दामन और बहादुरगंज के बीच में जो एक कैंप बनाने की बात चली वो गलत है। मंदिर भी है वहां, मस्जिद भी है, कब्रिस्तान है, ईदगाह, आप समाज के बीच में नहीं बनाइए, आप किनारे बनाइए ना। दिलीप जायसवाल जी के पास तो 200 एकड़ से ऊपर जमीन है, उन्हीं से ले लीजिए, आपका मंत्री है, राजस्व मंत्री, कितना कागज उगज ठीक कर ही लेंगे, उन्हीं से लीजिए 200 करोड़, 200 एकड़ से ज्यादा। बड़ा राज खोल रहे हैं भाई भाई वो खगड़िया से आए थे, पता कीजिए ना। अभी पूरा अभी मतलब नहीं सर, देखिए दिलीप जायसवाल जी के पास खासियत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे, जेट्स प्लस सिक्योरिटी है, मंत्री कैबिनेट, एमएलसी सीमांचल से, तो उस मिट्टी के मुसलमानों का, सीमांचल के लोगों का एहसान है उन पर। किशनगंज के, पूर्णिया के, अररिया के मुसलमानों ने, जिला परिषद सदस्य ने, समिति ने, मुखिया ने 65% वोट देकर जिताया। तो उस मिट्टी का दिलीप जायसवाल जी कर्ज अदा करे। 200 एकड़ से ऊपर जमीन उनके कॉलेज की भी है, उनकी भी है, होगी, अपने लोग, उनके दोस्त, एक से एक बड़े महानुभाव उनके दोस्त हैं, वो जमीन दे दे, सरकार से डायरेक्ट मुआवजा ले ले। क्यों बेवजह गांव के बीच में जो जमीन खेती की है उस जमीन पर जबरदस्ती ये करना चाहते हैं। उस मिट्टी का कुछ तो करे। खगड़िया से जब आए थे वो, तो खुद याद कर ले 15, 20, 25 साल पहले क्या लेकर आए थे। एक आपका एक और मेंटल एमएलए है ठाकुरगंज का, गोपाल अग्रवाल, बोलता है शेरशावादी बिरादरी को, बोलता है कि बांग्लादेशी है। तो उसको पूछिए, उनके जो मोदी जी, जो इनके जो बड़के अब्बा हैं मोदी जी, शेख हसीना को सबसे बड़े बांग्लादेशी को रखे हुए हैं, तो उस पर नहीं बोले। और जब तक 2005 में जदयू से एमएलए था, 10 हारा, 15 हारा, 20 हारा, तो मुसलमानों की बस्ती में जाते थे ये गोपाल अग्रवाल, तो बोलते थे खतना मेरा नहीं हुआ, बाकी सब मुसलमान का खासियत है मेरे। तो अब बोलिए, जब जिता दिया शेरशावादी लोगों ने, वहां के लोगों ने, तो अब शेरशावादी बिरादरी को गाली बक रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है, तो ये गलत बात है ना। आदमी को अपने एहसान नहीं भूलना चाहिए। इनके अब्बा एलआईसी एजेंट थे,
जब आए थे 30-35 साल पहले, मड़वाड़ी थे, मड़वाड़ी भाषा भूल गए, वहां का सुरजापुरी भाषा बोलने लगे, और आज वो वहां के शेरशावादी भाई को गाली दे रहे हैं कि बांग्लादेशी है। एसआईआर में बतलाइए कितना बांग्लादेशी पकड़ा है सीमांचल से। प्रधानमंत्री आए थे 2024 में, लोकसभा में बोले थे यहाँ घुसपैठ है, प्रधानमंत्री माफी मांगे, मुख्यमंत्री माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे, एक भी घुसपैठ नहीं निकला मुसलमान, एक भी नहीं निकला। अब गोपाल अग्रवाल को क्योंकि बेचैनी है, सोचता है किसी तरह ये सब बोल बाल के गिरिराज सिंह का चेला बनकर मंत्री बनना है, तो मुसलमान को गाली देना सबसे आसान है। लेकिन बुचौल भी गाली देता था बिस्पी में, देखिए क्या हो गया, पूर्व विधायक जनता ने बना दिया, वहां के गैर मुस्लिम भाई ने हराया, वहां के गैर मुस्लिम भाई ने। तो गोपाल जी एक बार जकात फितरा में एमएलए बन गए थे, गलती से दोबारा बने हो तो ठीक से रहो मेरे भाई, नहीं तो जनता जूता का माला भी पहनाती है, गुलाब का भी माला पहनाती है, तो जनता दोनों करना जानती है। ये थे हमारे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन। इन्होंने बिहार विधान परिषद के जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर के अपनी पार्टी की तस्वीर को साफ कर दिया, मंशा भी जाहिर कर दी कि इनकी भी तमन्ना है कि इनकी पार्टी का भी प्रेजेंटेशन बिहार विधान परिषद में हो। इशारे इशारे में बहुत कुछ कहा, अब वक्त का इंतजार करना होगा कि जब राजनीति अपने चरम पे आएगी, महागठबंधन में जब इस बात का जिक्र होगा तो ऊंट किस करवट बैठेगा। शहीद कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।